माँ बाप में भगवान की छवि होती है। उनकी बस एक दुआ जिंदगी बना देती है। माँ बाप की सेवा कर लो तुम सुबह शाम, घर बैठे ही मिल जाएंगे तुम्हें चारों धाम। नमस्कार दोस्तों, आज हमारी कहानी का विषय है वृद्ध सास ससुर। राजनाथ जी का दिल बेहद परेशान था। एक ही प्रश्न रह रहकर उनको मथ रहा था। उम्र के इस पड़ाव पर वे दोनों पति पत्नी अकेले किस तरह रहेंगे? कौन भागदौड़ और सेवा टहल करेगा? फिर ब्याज व मकान किराए की सीमित आय, खर्चे कैसे पूरे होंगे? वृद्धावस्था में बीमारियां भी तो लग जाती हैं। बहु बेटों का साथ छोड़कर शायद उन्होंने ठीक नहीं किया, मगर वह भी क्या करते। दोनों बेटों में से एक भी उन्हें साथ रखना नहीं चाहता था। दोनों एक दूसरे पर डाल रहे थे। बात बात पर उन्हें जिल्लत झेलनी पड़ रही थी। उनके लिए वहां एक एक पल काटना दुर्भर हो रहा था। जब इसी तरह उपेक्षा से रहना है तो अपने घर जाकर क्यों न रहें, जिसे उन्होंने अपने खून पसीने से बनवाया था। भले ही अकेले रहकर तकलीफें उठाएंगे, यह एहसास तो रहेगा कि अपने घर में रह रहे हैं। घर की याद आते ही वे बेचैन हो उठते। बड़ी मुश्किल से 15-16 घंटों का लंबा सफर तय हुआ। 26-27 वर्ष पूर्व गृह प्रवेश के समय सुख की जो अनुभूति उन्हें हुई थी, उससे 1000 गुना ज्यादा इस वक्त हो रही थी। उनका मकान 2 मंजिला था। नीचे की मंजिल में वह स्वयं रहते थे, ऊपर वाला किराए पर दे रखा था। उनके आने की खटर पटर सुनकर ऊपर छज्जे में से गुड़िया झांकने लगी। 4 साल की प्यारी सी नन्ही गुड़िया, उनके किराएदार किरण और संजय की बिटिया। उन्हें देखते ही खुशी से किलक कर वह तालियां पीटने लगी। ओए होए, अम्मा आ गई। वे जब तक आंगन में आते, नन्ही गुड़िया तेजी से भागती, सीढ़ियां फलांगती नीचे उतरी और उनसे आकर लिपट गई। पीछे पीछे किलकता उससे छोटा बंटी भी था। राजनाथ जी और तारो उन दोनों को कसकर बीच बच्चों की मानिंदा फूट फूट कर रो पड़े। तब तक किरण व संजय भी आ गए। दोनों की आंखों में आश्चर्य के भाव थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बाबा अम्मा गए तो थे अपने बेटों के पास स्थायी रूप से रहने के लिए, लेकिन इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए, और वह भी बिना कोई सूचना दिए, अकेले एकाएक अपना पूरा सामान लेकर। मगर बाबा अम्मा जिस तरह गुड़िया बंटी को चूमते हुए रो रहे थे, किरण और संजय कुछ न पूछकर भी सब कुछ समझ गए। दोनों उनके समीप आकर बैठ गए और उनके हालचाल पूछने लगे। राजनाथ जी और तारो जी का जी हल्का होने के बाद किरण और संजय ने उनका सामान उठाकर ऊपर जीने में चढ़ाने लगे। राजनाथ जी ने सामान नीचे ही रखने का आग्रह किया, पर किरण को संजय ने स्नेहपूर्वक मना कर दिया कि इतने लंबे सफर के बाद थक गए होंगे। वैसे भी नीचे रसोई का पूरा सामान नहीं था। वृद्ध दंपति का हृदय भर आया। वे सब ऊपर आ गए। चाय नाश्ता करते हुए वे आपस में बतियाने लगे। सबसे ज्यादा चहक रहे थे गुड़िया और बंटी। दोनों राजनाथ व तारो की गोद में इस तरह उछल कूद कर रहे थे जैसे अपने सगे दादा दादी की गोद में हो। वृद्ध दंपति को यह सब बेहद खुशगवार लग रहा था। पिछले 3-4 महीनों में उन्हें उनके अपनों ने जो घाव दिए थे, इन चंद मिनटों में ही वे उनकी सारी कसक वे भूल गए। मगर नियति ने शायद कुछ और सोच रखा था। इससे पहले कि वे आश्वस्त होकर चैन की सांस लेते, तभी गुड़िया ने बातों की परवाह में अपनी यह सूचना दे डाली कि उनके पापा ने एक घर खरीद लिया है, वे अब वहीं जाकर रहेंगे। सुनते ही राजनाथ जी और तारो जड़तब रह गए। एक पल को उन्हें सूझा ही नहीं कि इस शुभ उपलब्धि पर वे अपनी प्रतिक्रिया किस तरह व्यक्त करें। एक और सुख की अनुभूति हो रही थी कि उनके निश्चल सेवा भावी किराएदारों का सपना पूरा होने जा रहा है। दूसरी ओर दिल भी बैठा जा रहा था कि जिनके सहारे वे अपनी जिंदगी का कुछ हिस्सा काटना चाहते थे, वे ही उन्हें छोड़कर चले जाएंगे। उधर किरण और संजय अजीब कश्मकश में पड़ गए थे। अपना घर खरीदने की उन्हें खुशी तो थी, यह जानकारी वे अपने वृद्ध मकान मालिक को देना भी चाहते थे, मगर अपनों से ठुकरा कर आए इन वृद्धजनों की जो नाजुक मनोस्थिति इस वक्त थी, उसे देखते हुए इस बात को वह 1-2 दिन और छिपा कर रखना चाहते थे।
किरण ने तो मन ही मन निश्चय कर लिया था कि भले ही 1-2 माह का किराया और देना पड़े, 2 दिन बाद होने वाला गृह प्रवेश वह आगे बढ़ा देगी। बाबा अम्मा का वह दिल से सम्मान करती थी। उसकी दोनों प्रस्तुतियां अम्मा जी ने स्वयं इसी घर में करवाई थी। हालांकि दोनों बार उसकी सासू माँ गाँव से यथा समय आ गई थी, मगर अम्मा जी ने उसके आने से पहले ही सारी तैयारियां करवा दी थी। बाद में भी सगी दादी की तरह वह गुड़िया और बंटी की देखभाल करती रहती थी। अब ऐसी स्नेहमयी अम्मा से वह भला एकदम कैसे कह देती कि हम 2 दिन बाद आपको छोड़कर अपने मकान में जा रहे हैं। उसकी आंखों से भर आंसू ढुलक पड़े। पथराई सी बैठी अम्मा जी ने जल्दी से अपने मनोभावों को नियंत्रित किया। गुड़िया के शुभ समाचार देने के साथ ही वह सोफे से उठी और आगे बढ़कर किरण को गले से लगा लिया। अरे पगली, ऐसी खुशखबरी ऐसे रोते हुए देती हैं। साथ ही उन्होंने बटुए से 100 का नोट निकालकर उसके हाथ में जबरदस्ती ठूस दिया। बाबा ने भी संजय व बच्चों को बधाई के रुपए दिए। संजय और किरण के गले रुलाई से भर आए। अगले दिन अम्मा जी सबके उठने से पहले ही उठ गई। नीचे आकर वह अपने बंद घर की सफाई में लग गई। खटर पटर सुनकर किरण और संजय भी आ गए और अम्मा जी के काम में हाथ बटाने लगे। उनका यह अपनत्व देख अम्मा का हृदय भर आया। अम्मा जी अपनी रसोई भी आरंभ करना चाह रही थी, मगर किरण ने अधिकार पूर्वक मना कर दिया। रसोई का लगभग सारा सामान बाजार से लाना था। बाबा तुरता फुरत अकेले इतनी भागदौड़ कैसे करेंगे? संजय के सहयोग से 2-3 दिनों में सारा इंतजाम हो गया था। तब तक बाबा अम्मा उन्हीं के संग भोजन करें। वैसे भी अम्मा जी के हाथ का जायकेदार भोजन किए 2-3 महीने बीत गए थे। गुड़िया तो रोज मुंह फुलाती थी। अम्मा जी जैसी सब्जी आप क्यों नहीं बनाती मम्मी? आखिर अम्मा जी को हार माननी पड़ी। दोपहर का भोजन कर बाबा अम्मा नीचे आराम करने चले गए। संजय 9 बजे बैंक जा चुका था। गुड़िया भी स्कूल गई थी। बंटी को थपकी देती किरण सोच में रह रहकर बाबा अम्मा जी के भावी जीवन की त्रासदी की कल्पना उसे झंझोर देती। कैसे रहेंगे वे दोनों? क्या बीत रही होगी इस वक्त उन दोनों के दिलों पर? जिन बेटों को पाल पोस कर इतना बड़ा किया, वे ही पराये हो गए। उनके खर्चे कैसे चलेंगे? रिटायर होने के बाद उनकी आय के साधन ही क्या थे? पीएफ ग्रेजुटी का कुछ भाग वे पिछले वर्ष बड़ी पोती की शादी में खर्च कर चुके थे। शेष बचा फंड अन्य पोते पोतियों के नाम कर दिया था। अपने लिए उन्होंने कुछ नहीं बचाया। मुश्किल से 60-70 हजार रुपए की एफडी थी बैंक में, और था यह मकान। एफडी के ब्याज और मकान के किराए से कैसे चलेगा उनका खर्च? हमारे जाने के बाद पता नहीं कैसे किराएदार आएंगे। यदि हमारी तरह घर जैसा समझने वाले न आए तब बाबा अम्मा की बीमारी में सेवा टहल कौन करेगा? सोच सोच कर किरण का कलेजा मुंह को आने लगा। किरण को बेटी समझकर रखा था बाबा अम्मा ने। दरअसल उनके स्वयं की बेटी का नाम किरणा था। नाम की इस स्वरूपता ने बाबा अम्मा को कुछ ज्यादा ही जोड़ दिया था किरण से। अब ऐसे स्नेहिल माता पिता को छोड़कर वह कैसे चल दे? तभी नीचे गाड़ी की रुकने की आवाज आई। गांव से उसके सास ससुर अम्मा बाबूजी आने वाले थे। किरण उठी और आंसू पोंछती पोंछती नीचे आई। अम्मा बाबूजी ही थे। किरण की उड़ी रंगत देख वे घबरा गए। किरण ने हाथ के इशारे से चुप रहने का संकेत किया और ऊपर आकर उन्हें सब हाल कह सुनाया। सुनकर उन्हें गहरा सदमा लगा। वे बाबा को अपना बड़ा भाई मानने लगे थे। बाबूजी बाबा अम्मा की आत्मीयता देख माँ बाबूजी निश्चिंत रहते थे। गांव में रहते हुए उन्हें अपने बेटे बहू की चिंता करने की कभी जरूरत महसूस नहीं हुई। उन्होंने फौरन निर्णय लिया, संजय उस मकान को बेच देगा और यहीं रहकर बाबा अम्मा की सेवा करेगा। बाबा को जब इस निर्णय की जानकारी हुई, उन्होंने इसका विरोध किया। उन्होंने समझाया, गहने और मकान बनवा लिए तो बन जाते हैं, वरना योजनाएं ही बनती रहती हैं। इसलिए भावनाओं में बहकर
अब हो रहे कार्य को टालो मत। बाबा की दूरदेशी भरी सलाह के आगे सबको झुकना पड़ा और संजय के घर का गृह प्रवेश हो गया। संजय अपने घर चला गया। वह तो 2-3 माह बाद जाना चाहता था, पर बाबा अम्मा ने समझाया, गृह प्रवेश के बाद घर सूना नहीं छोड़ते। बाबा का घर खाली हो गया। उस पर किराए से देना है कि तख्ती लग गई। पूरे 6-7 वर्षों बाद लगी थी यह तख्ती। संजय के जाने के बाद बाबा अम्मा को बेहद सुनापन लगने लगा। एक सहारा था उनसे। पता नहीं अब जो किराएदार आए उनका स्वभाव कैसा हो। बाबा रोज अगले किराएदार का इंतजार करते। सुबह से शाम हो जाती, पर कई दिन तक एक भी किराएदार नहीं आया। अब उन्हें घबराहट होने लगी। एफडी के ब्याज के बमुश्किल 300 रुपए मिलने वाले थे। यदि कोई किराएदार नहीं आया तब अगले माह का खर्चा कहाँ से निकलेगा। इस किराए की आमदनी का ही तो सहारा था उन्हें। पास की नकदी भी अब खत्म होने लगी थी। बचत खाते में भी कोई विशेष रकम नहीं थी। तो क्या अगले माह एफडी तुड़वानी पड़ेगी? सोच सोच कर वे परेशान हो जाते। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। कितनी भारी गलती कर बैठे थे वे। उनके एक सहयोगी मित्र ने समझाया भी था, जमाना बहुत खराब है राजनाथ। माँ बाप को अपनी मुट्ठी बंद करने का दौर आ गया है। सब कुछ अपने बच्चों के नाम मत करो। घबरा कर वे ऊपरी मंजिल में आए। खाली कमरे भाएं भाएं कर रहे थे। उन कमरों में घूमते हुए, उनकी दीवारों पर हाथ फेरते हुए उन्हें वे दिन याद आ गए जब वह अपने सपनों के इस घर को बनवा रहे थे। इसकी एक एक ईंट उनकी जानी पहचानी थी। इसे बनवाते समय कितने रंगीन सपने देखे थे उन्होंने। दोनों बेटे बड़े होंगे, उनकी शादियां होंगी। नीचे एक बेटा रहेगा, ऊपर दूसरा। कितना अच्छा लगेगा उस वक्त। पूरा घर गुलजार रहेगा। उनका बुढ़ापा चैन से कट जाएगा। नंगे फर्श पर बैठकर वह फपक फपक कर रो पड़े। बुढ़ापे में ये दिन भी देखने थे। नीचे किसी कार के रुकने की आवाज आई। आंसू पोंछ वह फुर्ती से उठे और भागकर गैलरी में आए। किरणा और अनिल कार से उतर रहे थे। बेटे दामाद को देखते ही उनका जी हरा हो गया। उनकी बूढ़ी थकी रगों में जान आ गई। जवानों की सी चपलता से वह दौड़ते हुए नीचे आए। तारो तब तक दरवाजा खोल चुकी थी। किरणा अंदर आई। माता पिता की दयनीय हालत देख उसका कलेजा मुंह को आ गया। हाय, 2-3 माह में ही बेचारे कितने बुढ़ा गए हैं। किरणा को अपनी रुलाई रोकना दुश्वार हो गया। उसे तो मालूम ही नहीं था कि बाबा अम्मा यहाँ आ चुके हैं। कल उससे बात करने के लिए उसने बड़े भैया के घर फोन लगाया था। भाभी से मालूम पड़ा बाबा अम्मा का मन नहीं लग रहा था, तो वापस चले गए। रो रो कर किरणा का बुरा हाल हो गया, तो इसलिए मन नहीं लग रहा था। वह बार बार उल्हाना देती। 2-3 माह में कम से कम 6 बार उसने फोन पर बात की थी। बाबा अम्मा ने एक बार भी इशारा नहीं किया। करते कैसे बेटी? बाबा का गला रुंध गया। जब रहना उन्हीं के संग था, कैसे करते शिकायत? यहाँ आने के बाद तो करते। अब कैसे कहें बाबा, कैसे बतलाएं अपनी दुर्दशा? आज महज 1 रुपया खर्च करने से पहले भी कई कई बार सोचना पड़ता है उन्हें। दूध तक तो बंद कर दिया है। यह कहते कहते बाबा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सब्जी भी कंजूसी से खाते हैं। कितने आशंकित मन से जी रहे हैं वे। दोनों को एक ही चिंता खाए जा रही थी, अगले माह एफडी न तुड़वानी पड़े। अनिल की तो क्रोध से मुट्ठियां भिज गई। जेब से मोबाइल निकाल लिया। अभी लताड़ता हूँ दोनों को। किरणा ने रोक दिया। जाने दो, क्या फायदा है ऐसे निठल्लों से कुछ कहने का। माता पिता के प्रति लेश मात्र भी दर्द होता तो क्या इस तरह व्यवहार करते। अनिल कसमसा कर रह गया। किरणा रसोई में गई। वहाँ एक सरकरी नजर डालते ही सब ताड़ गई। पलट कर उसने आंखों आंखों में अनिल को इशारा किया। अनिल भी समझ गया
वह तुरंत बाहर निकल गया। अम्मा बाबूजी की लाचारी और बेबसी किरणा को समझ में आ रही थी। बाबा अम्मा कनखियों से यह सब देख रहे थे। बेटी दामाद का मंतव्य भापते ही वे संकोच में पड़ गए। हाय, उनकी रसोई का खर्च एक दिन बेटी उठाएगी। ऐसी बदहाली की कल्पना तो उन्होंने सपने में भी नहीं की थी। बुढ़ापा कैसे कैसे दिन दिखा रहा है। शर्मिंदगी से वह व्याकुल हो उठे। अलमारी में 400 रुपये पड़े थे। देने के लिए वह उठकर दरवाजे की ओर लपके। किरणा ने हाथ पकड़कर वापस बैठा दिया। कहा, भागे जा रही हो, कहीं रेस लगानी है क्या? बेटी बाबा का चेहरा एकदम कातर हो गया। दामाद जी पैसे लेकर तो गए ही नहीं। आप भी बाबा? किरणा ने थोड़ा झुंझला कर कहा। क्या अनिल आपके बेटे नहीं हैं? क्यों नहीं, लेकिन बेटी जरा सोच, दामाद से यह सब अच्छा लगेगा हमें? और घुट घुट कर मन मार कर रहते हुए अच्छा लग रहा है आपको? किरणा का गला रुंध गया। इन पुराने रिवाजों को छोड़ो बाबा, दो दो कमाओ बेटे। जब मुंह मोड़ ले तो क्या बेटी दामाद भी आंख कान बंद करके बैठ जाएं? छोड़ दे माता पिता को लावारिसों की तरह। चाय नाश्ता करवा कर किरणा रसोई बनाने लगी। अनिल और बाबा अम्मा भी वहीं बैठकर हाथ बटाने लगे। अनिल बाबा अम्मा को अपने संग चलने के लिए मनाने लगा। बाबा अम्मा संकोच में पड़ गए। बेटी के घर रहने की कल्पना वह कैसे कर सकते थे। उन्होंने दबे स्वर में अपनी लाचारी जाहिर की। उनकी मनोदशा समझकर अनिल ने फिर और जिद नहीं की। वह एक दूसरी योजना पर विचार करने लगा। यदि यह योजना सफल हो गई तो बाबा अम्मा पूरे मान सम्मान से रह सकेंगे। इसमें उसे संजय का पूरा सहयोग चाहिए था, विशेषकर किरण को ही अधिक समय देना पड़ेगा इसमें। भोजन करने के बाद वह संजय से मिलने चला गया। 4 माह बीत गए। दोपहर के 11 बज रहे थे। बाबा अम्मा बेहद व्यस्त थे। रिक्शे में बाबा के बड़े बेटे बहू सुनील और नेहा थे। नेहा ने अपनी भेदी नजरें चौराहे से ही घर पर गड़ा दी थी। रिक्शा रुकने के साथ ही उसने घर का जायजा ले लिया। बाहर ढेर सारे स्कूटर मोटरसाइकिलें, अंदर लोगों की चहल पहल। यदि पहले से उसे यह जानकारी नहीं होती कि बाबा ने ढाबा खोल लिया है तो घर पर लोगों की भीड़ देखकर वह यही समझती कि सास ससुर में से कोई एक खिसक गया है। ईर्ष्या से उसने दांत पीस लिए। पास बैठा सुनील भी चोर नजरों से सब ताड़ रहा था। पिछले 4 महीनों में उसने एक बार भी माता पिता की खोज खबर नहीं ली थी। वह आज भी यहाँ नहीं झांकता, मगर पिछले हफ्ते एक रिश्तेदार के यहाँ शादी में किसी परिचित ने उसे जानकारी दी कि उसके बाबा रिटायर्ड लाइफ में भी भरपूर कमाई कर रहे थे। सर्विस लाइफ से भी ज्यादा उसे सहसा विश्वास नहीं हुआ था। नेहा की तो छाती पर सांप लौट गया था। ऐसा कौन सा तीर मारा होगा बुढ़ऊ ने? कहीं मकान बेचकर ऐश तो नहीं कर रहे बूढ़ा बूढ़ी? हिस्सा हमारा भी है उसमें। नेहा ने तुरंत मोबाइल पर अपने मायके बात की और सारी जानकारी जुटाने को कहा। 3-4 दिन में उसके भैया ने हैरत अंगेज जानकारी दी। बाबा ने ऊपरी मंजिल पर दर्जन भर लड़कों का छात्रावास बना दिया, नीचे मेस चालू कर दी। इन छात्रों के कारण मेस में बीसियों और छात्र आने लगे। संजय के परिचय की वजह से बिना परिवार के रहने वाले बैंक कर्मी व अन्य लोग भी ढाबा ही खोल लिया बाबा ने। टिफिन सर्विस भी है। 200 से ज्यादा परमानेंट मेंबर बन गए। 200 मेंबर। सुनील की आंखें आश्चर्य से 2 किलोमीटर फैल गईं। यदि प्रति मेंबर कमाई 100 रुपए भी हो तो महीने के 20,000। बाप रे! वह स्वयं महीने के 14,000 कमाता था। नेहा गर्दन तान कर रिश्तेदारों में इसका बखान करती थी, मगर बाबा की कमाई तो इस बुढ़ापे में हाय हाय, उसके अंग अंग में ईर्ष्या की आग लग गई। उसका युवा पुत्र नील साल भर से अपना व्यापार जमाने का यत्न कर रहा था। 2-3 लाइनें बदल ली थी। सफलता दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी।
उल्टे 40-50 हजार रुपए का घाटा हो गया था। एक नौकर एकाएक प्रकट हो गया। सुनील ने गुर्रा कर उसे सामान उठाने का हुक्म दिया। नौकर अनसुना करके खड़ा रहा। तभी अंदर से बाबा की आवाज आई, फतेहचंद पानी लाना बेटा। जी लाया बाबा। फतेहचंद बिना सामान उठाए अंदर भागा। सुनील सामान उठाने का निर्देश देता रह गया। इस अप्रोक्ष अपमान ने सुनील का चेहरा लाल कर दिया। इच्छा हुई कि अभी अंदर जाकर इस फत्तू को लताड़ 2-3 थप्पड़ जमा दे। तभी उसे ध्यान आया कि फिलहाल गरज उसकी है और यह नौकर बाबा का है। बाबा के नौकरों को डांटने पर बाबा नाराज हो सकते हैं। दोनों बरामदे में आकर ठिठक गए। घर में प्रवेश पहले बड़े हॉल से करते थे। वहाँ ग्राहक भोजन कर रहे थे, इसलिए उधर से जाना उचित नहीं रहेगा। जूते चप्पल उतार कर वे साइड वाले छोटे कमरे में आए। बाबा ने उसे ऑफिस बना दिया था। कमरे में कोई नहीं था। इस कमरे में अंदरूनी द्वार से वे गैलरी में आए। तभी बाबा अम्मा ने उन्हें देख लिया। बाबा और अम्मा ने नजरें मिलाते हुए सुनील और नेहा ने अपने होठों पर गज भर की मीठी मीठी आत्मीय मुस्कान बिखेर ली और बेटे ने आगे बढ़कर आदर पूर्वक अपने माता पिता के चरण स्पर्श किए। बाबा अम्मा मन ही मन मुस्कुरा दिए। बहुत मान सम्मान उमड़ रहा है बूढ़े बुढ़िया पर। नेहा उन्हें यही संबोध देती थी। वैसे उन्होंने सुनील और नेहा को रिक्शे से उतरते ही देख लिया था। जानबूझकर वे अपने आप को व्यस्त दिखलाते रहे। उनके प्रणाम करने पर बाबा अम्मा ने भाव शून्य चेहरे से आशीर्वाद दिया। फिर कुशल शेष की 2-3 बातें पूछकर औपचारिकता निभाई और अपने काम में व्यस्त हो गए। बाबा हॉल में चले गए। अम्मा किचन में रह गए। सुनील और नेहा उन्हें सूझ नहीं रहा था कि वह अपना सामान घर के किस कोने में रखें, स्नान आदि कहाँ करें। अपने ही घर में वे उपेक्षित से खड़े थे। अचानक नेहा को वे दिन याद आ गए जब बाबा अम्मा उसके घर रहने के लिए आए थे। दोनों बूढ़े इंसान अपने ही पुत्र के घर में किस तरह टूट टूट कर बेबसी से अपने आप में सिमटे दुबके रहते थे। धरती का बोझ बोलता था सुनील उन्हें। 3-4 मिनट बीत गए। बाबा अम्मा नौकर किसी ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। आखिरकार सुनील अम्मा के पास गए। अम्मा तैयार होने के लिए हम ऊपर जाते हैं। ऊपर तो कॉलेज के लड़के रहते हैं। अभी उनकी परीक्षाएं चल रही हैं। फिर सुनील ने याचक दृष्टि अपनी जननी पर टिका दी। अम्मा ने फतेहचंद को इशारा किया। फतेहचंद उन्हें किचन के जू वाले कमरे में ले गया। 4-5 माह पूर्व जब बाबा अम्मा सुनील के घर रहने गए थे, नेहा किचन में झांकती तक नहीं थी। बेचारी अम्मा अकेली किचन में खटती रहती थी। मगर आज अम्मा के घर नेहा को किचन में जाने की बहुत जल्दी हो रही थी। आधे घंटे में नेहा नहा धोकर वह किचन में पहुंच गई। अम्मा जी उस वक्त वहां 2 नौकरों से टिफिन भरवा रही थी। नेहा बिना कहे नौकर के संग काम में जुट गई। अम्मा जी ने इशारा भी किया कि यह काम तुम्हें समझ नहीं आएगा, मगर नेहा ने उनकी बात को अनसुना कर दिया और गुसट बहू की तरह सास के काम में हाथ बटाती रही। भोजन बनाने वालियों के संग रोटियां बेलने में भी उसे संकोच नहीं हुआ। अम्मा मन ही मन मुस्कुरा कर स्टोर रूम की तरफ चल दी। नेहा रसोई वाली बाइयों के संग बतियाते हुए फटाफट हाथ चलाने लगी। तभी अचानक उसके कान खड़े हो गए। बाहर से सुमंत और मोना की आवाज आ रही थी। देवर और देवरानी की आवाज सुनते ही वह चौंक पड़ी। तुरंत गर्दन उचकाकर गलियारे में झांका। सुमंत और मोना बतियाते हुए गलियारे में आ रहे थे। उनको देख नेहा सत्ते में आ गई। कहीं इनकी भी कोई प्लानिंग तो नहीं है। इनके अंकुर ने इसी वर्ष ग्रेजुएशन किया है। आशंका से नेहा की सांस जहां की तहां थम गई। सुमंत और मोना उसे अपने दुश्मन नंबर 1 नजर आने लगे। इधर रोटी बेल रही गोमती बाई ने बतलाया, दोनों कल शाम को आए थे। अभी कॉलोनी में शर्मा जी से मिलने गए थे। सुनते ही नेहा का तनाव बढ़ गया। कल शाम से आई है यह मोना की बच्ची। पता नहीं कौन कौन सी पट्टी पढ़ा दी होगी इसने अम्मा जी को।
बाबा अम्मा शायद इसी वजह से खिजे खिजे से हैं। नेहा के लिए फिर एक पल ठहरना भी दुश्वार हो गया। वह देवर देवरानी से मिलने का बहाना बनाकर तुरंत किचन से बाहर आई। उसे यूं एकाएक प्रकट हुआ देख सुमंत और नेहा बुरी तरह सकपका गए। भैया भाभी कब आ गए? इनके आने के बारे में तो बाबा अम्मा ने कोई जिक्र ही नहीं किया था। कहीं बाबा से कोई सांठगांठ तो नहीं कर ली है भैया ने? आशंका से सुमंत की खोपड़ी में खतरे के सायरन बजने लगे। उसी समय सुनील नहा धोकर कमरे से निकला। गलियारे में अपने छोटे भाई को देखते ही वह तनावग्रस्त हो गया। उफ, यह क्यों आ गया? मेरी योजना में कहीं पलीता न लगा दे। दोनों भाई एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बन गए। दोनों को एक दूसरे की उपस्थिति खलने लगी। अपने मन की दुर्भावनाओं को छिपा कर वे मुस्कुराते हुए मिले जरूर, मगर अंदर ही अंदर वे अपने अपने जाल बुनने लगे। दोपहर का 1 बज गया। वे सब भोजन करने बैठे। खाते हुए सुनील का ध्यान बराबर घर की बदली हुई काया की ओर जाता। बाबा का स्टैंडर्ड काफी ऊंचा हो गया था। बेटों के घर जाने से पूर्व बाबा ने अपना फोन कटवा दिया था। बंद घर में फोन रखकर वह क्या करते? आज उनके पास 2 फोन थे, मोबाइल भी था। उनके फोन लगातार घनघना रहे थे। बाबा के यहाँ लंच पैक की सुविधा भी थी। अधिकांश फोन उसी के लिए आ रहे थे। खाना खाते हुए सुनील मन ही मन हिसाब लगाने लगा। बाबा कम से कम 1000 रुपया रोज छाप रहे थे। खाना खाने के दौरान बाबा ने किरण को बैंक भेज दिया था। उसके साथ ऊपर छात्रावास में रहने वाला किशोर भी था। जब तक इनका भोजन होता, किरण बैंक से 50,000 रुपये लेकर आ गई। बाबा ऑफिस में आए। थोड़ी देर में 2 व्यापारी आ गए। बाबा ने पहले ही फोन कर दिया था। नेहा ने उन व्यापारियों का हिसाब निकाला। कोने की एक कुर्सी पर बैठा सुनील यह सब देख रहा था। घी तेल के व्यापारी को बाबा ने करीबन 16,000 रुपए का भुगतान किया। सुनील फटी फटी आंखों से देखता रह गया। उसका वेतन 14,000 रुपये माहवार था, यानी उसकी पगार से ज्यादा रुपये का भुगतान बाबा एक व्यापारी को कर रहे थे, और यह भुगतान मात्र 19 दिनों की सप्लाई का था। सुनील का कंठ सूख गया। कितनी भारी तरक्की कर ली थी बाबा ने इस बुढ़ापे में। उसने चापलूसी करते हुए अपने पिता की तारीफ की। बाबा हौले से मुस्कुरा दिए। सब दामाद जी की कृपा है। अनिल ने ही दिया था इसका आइडिया। अनिल का भतीजा PMT की तैयारी करने के लिए कोटा गया था। वहाँ वह एक परिवार में पेइंग गेस्ट बन कर रहा। कोटा में आजकल बहुत से मकान मालिक छात्रों को अपने घरों में रहने के साथ साथ भोजन की सुविधा भी दे देते हैं। घर जैसा माहौल, घर जैसा खाना, छात्रों की पढ़ाई बहुत अच्छी तरह होती है। अनिल ने बाबा को यही कार्य करने की सलाह दी। बाबा अम्मा हिचकिचाए कि भला इस बुढ़ापे में वे इतनी भागदौड़ कैसे करेंगे। अनिल ने मुस्कुराते हुए आश्वासन दिया कि सब हो जाएगा, आप बस मैनेजमेंट संभाल लेना। अनिल पूरे 2 सप्ताह रहा। इधर उधर भाग दौड़ कर उसने 12 कॉलेज छात्रों का चयन किया। यह छात्र अभी तक छोटे छोटे से एक एक कमरे में रह रहे थे। बाबा के घर उन्हें अच्छा खुला माहौल मिला। मनोरंजन के लिए नीचे बाबा के पास टीवी देखने आ जाते। बाबा के यहाँ उन्हें एक भारी फायदा और था। गांव से आने वाले उनके रिश्तेदार उनके साथ ठहर जाते। उनके होटल के खर्च बच जाते। छात्रों के चयन में अनिल ने विशेष ध्यान रखा। 4 छात्र मेडिकल के थे। जरूरत पड़ने पर वे बाबा और अम्मा को डॉक्टरी सहायता भी तुरंत उपलब्ध करा देते। कुछ छात्र कॉमर्स कॉलेज के थे। उनका कॉलेज सुबह रहने से घर में दिन भर चहल पहल रहती थी। मेज के लिए अनिल ने 2 भोजन बनाने वाली बाइयों का इंतजाम कर दिया। अम्मा के हाथ की रसोई बहुत स्वादिष्ट बनती थी। अम्मा सिर्फ मसाले निकालने व छौंक लगाने का काम करती। बाकी का सारा काम दोनों बाइयां संभालती। शुरू में मैं सिर्फ उन 12 छात्रों के लिए प्रारंभ हुई थी, लेकिन जब उन छात्रों के अन्य मित्रों ने भी वहाँ भोजन किया तो वे भी अम्मा के पास रोज गुहार करते, दादी माँ, हमें उधर होटल का खाना अच्छा नहीं लगता, पेट खराब हो रहा है। आपके यहाँ घर जैसा खाना मिलता है, प्लीज दादी माँ।
उनके अनुरोध के आगे बाबा अम्मा को झुकना पड़ा। छात्र बढ़ते गए, काम बढ़ता गया। किरण इस बीच वहां से जा चुकी थी। कमरे में बाबा के अलावा और कोई नहीं था। सुनील असली मुद्दे पर आ गया। बातों की एक योजना बना उसने अपनी नजरें बाबा के चेहरे पर गड़ा दी। अकेले इतना सारा काम संभालने में आपको दिक्कत आती होगी। कोई दिक्कत नहीं, बाबा ने बात पूरी होने के पूर्व ही काट दी। ऊपर रहने वाले सभी लड़के उन दोनों का बहुत ध्यान रखते थे। अपने दादा दादी की तरह बाबा अम्मा की सेवा करते थे। उन लड़कों के कारण ही बाबा की मेस का कारोबार बढ़ता गया था। बाबा अब उनसे खाने रहने का आधा पैसा लेते। लड़के भी उन्हें दिलो जान से चाहने लगे थे। बाबा अम्मा को इस उम्र में और क्या चाहिए था। चकपकाए सुनील से कुछ कहते नहीं बना। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद उसने एक बार फिर गोटी फेंकी। लेकिन बाबा, रुपयों का लेन देन, हिसाब किताब, इन कामों के लिए घर का व्यक्ति होना जरूरी है। किरण है ना, संजय भी सहयोग करता है, मुझे देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्या मतलब? सुनील ने शंका का तीर छोड़ा। आप हिसाब किताब कभी चेक ही नहीं करते, क्या जरूरत है? संजय स्वयं बैंक में बड़े बड़े हिसाब देखता है। फिर भी बाबा, आखिरकार वह एक पराया। कौन कहता है कि वह पराया है? बाबा ने अपनी कठोर नजरें उसके चेहरे पर गड़ा दी। इस बुढ़ापे में मुझे किसने सहारा दिया? उसने तो। बाबा की आंखें सुलगने लगी। 2-3 क्षणों की खामोशी के बाद उन्होंने रुके स्वर में कहा, तुम लोग क्या सोचते हो? यह सारा कारोबार मैंने जमाया है, मैंने मेहनत और भागदौड़ की है। वे सुनील को घूरते रहे, फिर उठकर टहलने लगे। सिर्फ स्कीम बना देने से कोई कारोबार सफल नहीं हो जाता। उसके लिए पूंजी लगती है, मेहनत और भागदौड़ करनी पड़ती है। मेरे पास पैसा बचा था क्या? इस उम्र में रसोई का इतना सारा सामान रोज रोज ले आता, रोज सवेरे सब्जी ले आता, काम वालों का इंतजाम कर लेता। और बाबा ने अनिल की तारीफ करते हुए बताया कि उसने जब संजय को योजना बताई तो संजय तुरंत तैयार हो गया। वह बाबा अम्मा की सेवा जान देकर भी करना चाहता था। बैंक से ताबड़तोड़ लोन दिलवा दिया। गांव से उसके बाबूजी ने 2 भोजन बनाने वाली बाइयां भेज दी। संजय के बैंक में सैकड़ों व्यापारियों के खाते थे। थोक व्यापारियों के यहाँ से घी, तेल, अनाज, मसाले सब आ जाते। सब्जी मंडी के दलालों व व्यापारियों से भी संजय की बहुत पहचान थी। कारोबार जमाने के लिए संजय ने 10 से 12 दिनों की छुट्टी ले ली। सारी मेहनत तो संजय और किरण की ही थी। फिर क्यों न विश्वास रखूं इन दोनों पर। फिर कमरे से निकलते निकलते बाबा ने असली तीर छोड़ा। तुम सगों ने तो हमें खाली हाथ अपने अपने घरों से भगा दिया था। यह संजय ही है जिसने हमें संभाला। हमारा असली बेटा तो यही है और हमारे कारोबार का आधा भागीदार भी। सुनील और सुमंत सिर झुकाए बैठे रहे। अपनी खुदगर्जी के कारण जो अंधेरा उन्होंने अपने असहाय वृद्ध माता पिता के जीवन में कर दिया था, उसकी कालिमा कलंक बनकर उनके ही चेहरे पर पुत गई थी। तो दोस्तों, आपको ये भावुक और प्रेरणादायक कहानी कैसी लगी और कहानी का कौन सा हिस्सा आपके दिल को छू गया, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।